जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अपना इकोनॉमिक्स 12 का एक और नया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इसके हो जाएंगे 5 क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12 का एक और क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, read the following statement first and second, choose the correct alternative। statement first है, payment of interest by a government firm is included in the national income। statement second है, festival gifts to employees is not included in the national income। option है, both the statement are true, both the statement are false, only statement first is true, only statement second is true। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अब उसका लॉजिक भी समझ लीजिए बेटा। देखिए इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दी है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बेटा देखिए इंटरेस्ट तो चाहे कोई भी पे करे, अर्न इनकम है। ठीक है, जिन्होंने लोन के रूप में पैसा दिया होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट फर्म्स को, वो उनकी अर्न इनकम है इंटरेस्ट। तो अर्न इनकम तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। बट जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें लिखा फेस्टिवल गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब यहां पे देखिए गिफ्ट्स वर्ड यूज हुआ है बेटा। गिफ्ट का मतलब होता है जो बिना काम किए आपको मिल गया, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपने कुछ भी कंसीडरेशन पे नहीं किए, यूनिलैटरल है बाय नेचर। ठीक है, आपको गिफ्ट मिला बट उसके बदले आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में चेंज नहीं किया, तो इसलिए ये ट्रांसफर इनकम है, यूनिलैटरल से, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। ठीक है, तो अब इसी में एक और क्वेश्चन है ऑप्शन में, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 200 करोड़, यानी एनएफआई दे रखा है 200 करोड़, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40 करोड़, और वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 40, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ऑप्शन ए है 200 करोड़, ऑप्शन बी है 160 करोड़, ऑप्शन सी है 240 करोड़ और ऑप्शन डी है 180 करोड़। ठीक है, तो यहां पे जो इसका ऑप्शन है उसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वह आपका ऑप्शन सी, वह आपका ऑप्शन सी 240 करोड़। ठीक है, कैसे, अब ये आप समझिएगा। देखिए एनएफआई जो होता है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, हमारे इसमें बेटा एनएफआई की वैल्यू दे रखी है आपको 200 करोड़। ठीक है, आप इसको x मान लीजिए, ये आपको निकालना है, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे रखा है 40। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा x = 240 करोड़। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें पूछा गया है, इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स many economists have raised their concern that Indian economy may have to face a deflationary situations due to reduced economic activity in the country. Suppose you are a member of high-powered committee constituted by Reserve Bank of India. You have suggested that as a supervisor of commercial bank, dash of the money supply be ensured by Reserve Bank of India. ठीक है, आपको करेक्ट ऑल्टरनेट बताना है। ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई मनी सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, ऑप्शन बी है रिलीज के रिलीज करोगे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो है आपका ऑप्शन बी, रिलीज। ठीक है,
क्योंकि देखिए ये तो फैक्ट है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन आई उसके बाद हमारी इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन आ गई थी, मंदी की स्थिति आ गई थी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरीके से कम हो गई थी। ठीक है, अब दोबारा से तेजी लेके आने के लिए मींस देखो मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब होता है लैक ऑफ परचेजिंग पावर, लैक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो हमें परचेजिंग पावर बढ़ाना है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉमर्शियल बैंक जो है मनी रिलीज करें, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करे, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े और इस सिचुएशंस को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब सेकंड में भी बेटा आपको एक ऑप्शन दे रखा है एजर्सन और रीजन वाला, लिखा है अ फॉल इन सेविंग रेट्स ऑफर बाय बैंक डिक्रीज मनी सप्लाई विद पब्लिक। रीजन दे रखा है सेविंग रेट और बैंक रेट आर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी विद पब्लिक। ठीक है, अल्टरनेट वही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी दे रखा है एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे जो आपका और वाला ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, दैट इज एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, यहां पे लिखा फॉल इन सेविंग रेट्स ऑफर्ड बाय बैंक डिक्रीज मनी सप्लाई विद पब्लिक। अब ये चीज बहुत गलत है। ठीक है, देखिए अगर बैंक रेट कम हो भी जाए तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक उस पैसे को जो उनके पास है बैंकों में जमा कराने के बजाय अपने पास रखना शुरू कर देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? पब्लिक हैव मोर मनी नाउ, पब्लिक हैव मोर मनी नाउ। ठीक है, समझिए, दोबारा से बताता हूं, अगर कॉमर्शियल बैंक बैंक रेट कम कर दे, ठीक है, आपके इंटरेस्ट पे पैसा, आपकी सेविंग्स पे पैसा, सॉरी आपकी सेविंग्स पे पैसा कम दे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक क्या करेगी? बजाय बैंकों के पास पैसा जमा कराने के अपने पास पैसा रखना शुरू कर देगी, जिससे कि पब्लिक के पास पैसा बढ़ेगा ना कि कम होगा। ठीक है, इसलिए एजर्सन जो है फॉल्स है। और सेविंग रेट और बैंक रेट आर द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू पब्लिक। बिल्कुल ठीक बात है। जो बैंक रेट है बेटा, ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स है जो सेंट्रल बैंक इसमें चेंज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो करेक्ट आंसर आया हुआ है ऑप्शन डी, एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू ऑप्शन ए करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ऑप्शन बी करेंसी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है आपका ऑप्शन सी, दैट इज करेंसी held by public and demand deposit with commercial banks, commercial बैंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, कॉलम ए में दिया है बेटा करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है, कॉलम बी में उसके सामने लिखा है रिसीट्स इज लेस देन पेमेंट, फिर लिखा है करंट अकाउंट सरप्लस रिसीट्स इज ग्रेटर देन पेमेंट, फिर लिखा है बैलेंस करंट अकाउंट रिसीट्स इज नॉट इक्वल टू पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट रिसीट्स इज लेस देन और इक्वल टू पेमेंट। ऑल्टरनेटिव वही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड
और डी का 4th। ठीक है, तो इसका आंसर तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज करंट अकाउंट सरप्लस is equal to receipts is greater than payment। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम give the government more flexibility to maintain large stock of foreign exchange reserve। ऑप्शन बी है in the managed floating exchange rate system government intervenes to buy and sell foreign currency। ऑप्शन सी है in the managed floating exchange rate system the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuations। और ऑप्शन डी है in the fixed exchange rate system market force fix the exchange rate। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम central bank intervenes to moderate exchange rate फ्लैक्चुएशंस। ठीक है, अब देखिए मैनेज फ्लोटिंग का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब बेटा फ्लैक्चुएशंस। ठीक है, जब फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज में बेटा मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करता है, बट वो रेट ऑफ एक्सचेंज एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, तो उस केस में बेटा जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरफेयर करती है और जो वो रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, उसको विद इन अ लिमिट रखने की कोशिश करती है, जिसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन सी है दिस इज योर करेक्ट आंसर। लिखा है ना, सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। राइट, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पूछा गया है एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। The transaction would be recorded on dash side of dash account। Option A credit side current account, Option B debit side capital account, Option C credit side capital account और Option D debit side current account। तो यहाँ पे बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन ए क्रेडिट साइड करंट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड करंट अकाउंट। अब उसका रीजन समझिए, देखिए यहां पर क्या है, कंपनी है इंडियन रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है, वो रेंट रिसीव कर रही है, तो रेंट रिसीव कर रही है तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, और जब जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा चाहे बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन से, करंट से या फिर कैपिटल से, वो बीओपी की क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, और बीओपी के दो पार्ट्स, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में गया, क्यों? क्योंकि ये पैसा आया है, फॉरेन एक्सचेंज आया है। और करंट में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे बेटा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है, इंडियन रियल एस्टेट एजेंसी जो है, रियल एस्टेट कंपनी जो है, वो रेंट रिसीव कर रही है, तो फैक्टर सर्विस प्रोड्यूस की गई है और उसके बदले पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इसलिए क्रेडिट और करंट अकाउंट। क्लियर? अब देखिए यहाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई is likely to the demand for goods and services in the economy।
ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन द सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए आएगा बेटा इंक्रीज, इसमें ऑप्शन ए आएगा इंक्रीज। क्यों आएगा अब आप ये भी समझ लीजिएगा। देखिए रेपो रेट वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अगर सेंट्रल बैंक उसके रेट को डिक्रीज कर दे, उसके रेट को अगर वो डिक्रीज करता है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, और जब कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो पब्लिक के लिए सस्ता कर देंगे। इसका मतलब होता है कि पब्लिक को जितना उन्होंने लोन लिया था, जितना इनकम वो पहले कमा रहे थे, अब उसमें से कम इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है। और जब इनकम बढ़ जाती है तो बेटा वो लोन के लिए ज्यादा डिमांड करते हैं, और लोन के लिए डिमांड करेंगे तो यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर आएगा इंक्रीज। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, पूछा गया है डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो विल लीड टू डैश। ऑप्शन ए फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन बी राइज इन एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन सी नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन डी फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें और वाला ऑप्शन है बेटा, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राइज इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्यों? अब ये समझ लीजिए। देखिए इसमें कुछ फॉल बोला है इन्होंने, डिक्रीज बोला है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है बेटा, जितना भी पैसा पब्लिक कॉमर्शियल बैंकों के पास जमा कराती है उसका एक मिनिमम परसेंट उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 रुपए किसी एक इंडिविजुअल ने कॉमर्शियल बैंकों में जमा कराया, सीआरआर का रेट है 10%, तो इसका मतलब है कि उस 10,000 में से 1,000 रुपए, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दे, और जब वो 1,000 जमा कराएगा तो 9,000 रुपए की क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकता है। बट अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर के रेट को डिक्रीज कर दे, ठीक है, मान लीजिए 5% कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी एग्जांपल में 10,000 में से 500 रुपए सेंट्रल बैंक के पास जमा कराने पड़ेंगे, और 9,500 रुपए जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक है बेटा वो पब्लिक को लोन के रूप में दे सकता है। यानी 500 रुपए ज्यादा सरप्लस मनी बचा है कॉमर्शियल बैंकों के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए, लोन देने के लिए, और वो 500 रुपए मल्टीपल इफेक्ट डालेगा और इकोनॉमी में मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देगा। और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बेटा एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई required to establish full employment equilibrium is known as। ऑप्शन ए inflationary gap, ऑप्शन बी deflationary gap, ऑप्शन सी डेफिसिट डिमांड, और ऑप्शन डी इफेक्टिव डिमांड। तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है ऑप्शन बी डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो होनी चाहिए थी वो ज्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप में एक इकोनॉमी जो है बिफोर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर देती है, तो वहां पे एक गैप बनता है जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए उसमें पूछा गया है द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर। ऑप्शन ए डिक्रीज इन इनकम, ऑप्शन बी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, ऑप्शन बी डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, ऑप्शन डी नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड क्या होता है बेटा, एक सिचुएशन होती है जिसमें इकोनॉमी में फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए था, आपका एग्रीगेट डिमांड उससे
ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस में वी कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी हैव अचीव द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज नो चेंज इन आउटपुट। और एम्प्लॉयमेंट but increase in general price level। जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, समझिए क्यों? क्योंकि देखिए एक्सेस डिमांड में एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। तो इकोनॉमी है ऑलरेडी अचीव द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ना तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो ना इनकम बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही नहीं तो बेटा बढ़ी हुई डिमांड भी पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बढ़ी हुई डिमांड पे यानी एक्सेस डिमांड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, वहां पे कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है एजर्सन और रीजन का, लिखा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is determined by the level of personal disposable income of the economy, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन दिया है the total demand for all goods or services by the household in an economy during an accounting year is termed as private consumption expenditure, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट दे रखा है, both Ederson and reason are correct, reason is the correct explanation, reason is not the correct explanation, ठीक है। फिर दिया है Ederson is true, reason is false, और फिर दिया है Ederson is false but reason is true, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, वो है ऑप्शन डी, वो है ऑप्शन डी, दैट इज Ederson is false but रीजन इज ट्रू। क्यों बेटा? अब ये समझिए, देखिए एजर्सन में क्या बोला गया है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। नो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल की होनी चाहिए ना कि इकोनॉमी की। यानी देखिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सीबी बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या, हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च, तो वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इकोनॉमी के लेवल ऑफ इनकम पे। रीजन में दिया है टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स और सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट टर्म एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाउस होल्ड के द्वारा जो टोटल डिमांड की जाती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उसी को हम कहते हैं बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसीलिए उसका आंसर आया है ऑप्शन डी। तो बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यू। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स की अपने नेक्स्ट क्लास में, उसके सारे एमसीक्यू करके देखेंगे। तब तक के लिए बेटा एज यूजुअल जय श्री श्याम।